ये दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान अर्जन कुंज क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था चौरी चौरा हत्याकांड तक का हमने कल पढ़ लिया था। अब आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्वराज पार्टी 1922, नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन 1928 और ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1928 के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो 1.5x की स्पीड से देखिएगा, ताकि आपको जो है अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं स्वराज पार्टी 1922 से। दरअसल दिसंबर 1922 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में CR दास ने विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा था। दोस्तों जब इस समय ना कांग्रेस के जो लोग थे वो दो मतों में बट गए थे, जिनमें से एक का मत था कि हम चुनाव लड़ेंगे, जो क्या कहना चाहिए 1923 में होने वाला जो चुनाव है उसमें चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव में मतलब चुनाव जीतने के बाद हम विधानसभा में जाएंगे और वहाँ जा कर के फिर जो ब्रिटिश सरकार है हमारे खिलाफ, जैसे उन्होंने रोलेट एक्ट लेकर आया या और किसी भी तरह का कोई भी अधिनियम ले आते हैं जिससे भारतीयों की स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचती है या भारतीयों को दबाने की कोशिश की जाती है, उन सारे अधिनियमों का हम कानूनी रूप से मतलब उल्लंघन करेंगे और ऐसे एक्ट को पारित ही नहीं होने देंगे। जबकि वहीं दूसरी ओर हम देखें तो एक और दल था जिनका कहना ये था कि अगर एक बार असेंबली में चले गए तो फिर सामान्य सी बात है, लोगों के अंदर जो है वो कुर्सी का मोह हो जाता है। उसके बाद फिर ये लोग जो है वो देश के लिए कम काम करेंगे और अपने मतलब अंग्रेज़ों के विचारधारा में ढल जाएंगे और उन्हीं की तरह काम करने लगेंगे, जिससे क्या है कि जो भारतीय समाज है या भारत में जो लोग क्रांतिकारी काम कर रहे हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, उनके काम में रुकावट आ सकती है। तो इस तरह के मतलब इस तरह से दो विचारधारा के अलग अलग मत के लोग थे। तो ऐसे लोग जो कि चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे उन्हें परिवर्तन समर्थक के नाम से जाना गया, और वे लोग जो चुनाव में मतलब इलेक्शन में भाग लेने के विरोध में थे उन लोगों को परिवर्तन विरोधी के नाम से जाना गया। दोस्तों इनमें हम देखते हैं कि जो लोग मतलब परिवर्तन करना चाहते थे या चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार थे, उनमें से उनके कुछ विशेष सदस्यों का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमत खान, ये सब इनके मतलब जो है वो इस पक्ष में थे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए। जबकि वहीं दूसरी ओर हम देखें जो मतलब परिवर्तन विरोधी लोग थे उनमें हम देखते हैं कि क्या राजेंद्र प्रसाद जी थे, C राजगोपालाचारी जी थे और MA डॉक्टर अंसारी जी भी उन्हीं लोगों में से शामिल थे। यह प्रस्ताव जो था वो 1740 मतों में से 890 मत प्राप्त किए इसने, और ये मतलब प्रस्ताव विपक्ष के सामने फेल हो गया। दोस्तों इस प्रस्ताव का नेतृत्व C राजगोपालाचारी ने, मतलब विपक्षी नेता जो थे वो C राजगोपालाचारी थे। इस प्रस्ताव के पारित ना होने पर CR दास जो कि इस उसके अध्यक्ष थे सम्मेलन के, और मोतीलाल नेहरू जो कि इस सम्मेलन के महामंत्री थे, इन दोनों ने ही अपने पद से मतलब कांग्रेस के अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया था और वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना के बाद इस पार्टी का अध्यक्ष CR दास को और सचिव मोतीलाल नेहरू जी को चुना गया था। इस पार्टी ने अपने आप को कांग्रेस के मतलब विभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया, मतलब प्रचार प्रसार किया, और उसके बाद फिर असहयोग एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर इन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। सितंबर 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया था दोस्तों, जिसमें स्वराज पार्टी के कार्यक्रम को कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता दे दी गई थी। यद्यपि स्वराज पार्टी जो थी वे चुनाव के लिए मतलब स्वराज पार्टी के पास चुनाव के लिए बहुत ही कम समय बचा था, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता मिली थी। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा के 110 सीटों में से कुल 42 सीटों में मतलब 42 निर्वाचित सीटों पर सफलता प्राप्त की, जिनमें से मध्य प्रांत में उन्हें बहुमत मिला, बंगाल में भी उन्हें बड़े दल के रूप में जाना गया, उत्तर प्रदेश और बम्बई में इन्होंने अच्छी सफलताएँ प्राप्त की थी। दोस्तों अब हम देखेंगे साइमन कमीशन के आगमन के बारे में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। दरअसल नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई और दिसंबर 1927 में कांग्रेस सम्मेलन में प्रत्येक स्तर पर साइमन कमीशन के विरोध करने का एक निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता MA अंसारी जी ने की थी। इसी बीच मोतीलाल नेहरू जी के प्रयासों से सम्मेलन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। दरअसल लाहौर में लाला लाजपत राय जी एक भीड़ का साइमन कमीशन के विरोध के एक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें भीड़ के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज की और लाला लाजपत राय जी को इसमें 3 लाठियां लगी थी। जब उन्हें ये 3 लाठियां लगी थी तब उनके द्वारा कहा गया था
कि मेरे ऊपर जो लाठी का प्रहार किया गया है वहीं एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की आखिरी कील होगी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय जी बुरी तरह से घायल हो गए और कुछ ही समय के बाद 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल दोस्तों हम क्या है ना कि जो साइमन कमीशन था उसकी नियुक्ति जो है वो इसलिए की गई थी क्योंकि जो 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था उसकी वो मतलब जांच पड़ताल कर सके और ये देख सके कि वो रिपोर्ट जो है वो सही है कि नहीं है। लेकिन उसको 10 साल बाद नियुक्त होना था और वो जो साइमन कमीशन है वो 10 साल बाद नियुक्त ना होकर के 10 साल पहले ही मतलब 1928 में ही भारत पहुंच गया। उसकी नियुक्ति उन लोगों ने 1927 में ही कर दी थी। और उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि जो साइमन कमीशन बनाया गया था उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, सभी के सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। भारतीयों को ऐसा लगा कि भारत के लिए क्या कानून सही होना चाहिए, कैसा कानून बनाया जाना चाहिए, किस तरह से बनाया जाना चाहिए, या जो भी उनको मतलब ये कहें कि संवैधानिक रूप जो दिया जाना चाहिए उसके बारे में भारतीय ही ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे ना कि अंग्रेज। तो उसमें कम से कम भारतीय सदस्यों का तो होना स्वाभाविक बात थी, लेकिन इन लोगों ने एक भी मतलब भारतीय सदस्यों को उसमें शामिल नहीं किया, जिस वजह से भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा, आज भारतीय गगन के एक महान नक्षत्र का लोप हो गया। जब तक भारतीय इतिहास में सूर्य चमकता रहेगा लाला लाजपत राय जैसे व्यक्ति मर नहीं सकते हैं। साइमन कमीशन का विरोध भी भारत के हर मतलब जो राजनीतिक दल थे उन्होंने नहीं किया था। जैसे कि क्या कहना चाहिए, मुस्लिम लीग के सफ़ी गुट ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, मद्रास की जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने भी साइमन कमीशन का समर्थन किया था और दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी साइमन कमीशन के आगमन का जो है समर्थन किया था। लेकिन हम देखें तो कांग्रेस जो थे मतलब जिन लोगों ने मतलब साइमन कमीशन का विरोध किया उनमें से एक तो कांग्रेस थी और दूसरी हम देखें तो BR दास मुंजे जी के नेतृत्व में जो हिंदू सभा थी, हिंदू महासभा, उन्होंने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था। फिर सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन जो था उन्होंने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था। इसके अलावा हम मुस्लिम लीग में देखें तो एक मुस्लिम लीग का एक गुट जो था मोहम्मद अली जिन्ना जी का भी था, उन्होंने भी साइमन कमीशन के आने का उन्होंने मतलब विरोध किया था। और इस प्रकार से हम देखें तो जो मुस्लिम लीग जो थी वो आपस में दो भागों में बट गई थी। एक तो सफ़ी गुट जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया और वहीं जिन्ना गुट जो कि साइमन कमीशन के विरोध में खड़ी थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि भगत सिंह ने भी उत्तर भारत में भगत सिंह मतलब इनकी जो क्रांतिकारी दल थे उनके सम्मुख भी मतलब इन्होंने भी जो है साइमन कमीशन के ऊपर बम फेंकने का एक प्रस्ताव जो है रखा था, लेकिन क्या कहना चाहिए कि संसाधन उनको नहीं मिल पाए जिससे बम वो बना सके, इसलिए वे मतलब अपने इस काम में असफल हो गए। और इस तरह से हम देखते हैं कि साम्यवादियों व मजदूर किसान पार्टियों ने भी साइमन कमीशन के आगमन का विरोध ही किया था। दोस्तों इससे उल्लेखनीय है कि वायसराय इरविन ने ही भारत में जो सचिव थे बर्कनहेड उनको समझाया रहा होगा कि साइमन कमेटी में सिर्फ अंग्रेजी सदस्य ही होने चाहिए। तो इस तरह से हम एक हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ भी भारतीयों के साथ जो है वो एक मतलब अंग्रेज़ों का जो है भेदभावपूर्ण नीति और जो उनका वो था क्या कहना चाहिए कि जो उनकी मंशा थी वो साफ साफ झलकती है। अब हम देखते हैं कि साइमन कमीशन ने अपने रिपोर्ट में क्या क्या कहा। अपने प्रतिवेदन में सबसे पहली बात तो साइमन कमीशन ने ये कहा कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। इसके अलावा इन्होंने दूसरी बात कहा कि केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, इससे संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएं। इसके अलावा साइमन कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में तीसरी बात कही कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए। सोचिए ये ना किया जाए कह रहे हैं, इनका अलग ही लेवल का जो है चल रहा है इधर, ना किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं है। तो इस तरह से इनकी सिफारिशें थी और भारतीयों ने भी इनकी सिफारिशों को नकारा और इस तरह से हम देखें तो साइमन कमीशन जो है वो असफल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों नेहरू रिपोर्ट के बारे में जो कि 1928 में आया था। दोस्तों भारत सचिव बर्कनहेड की चुनौती का कि भारतीय ऐसा संविधान एक मतलब ऐसे रूपरेखा तैयार नहीं कर सकते जो देश के सभी भारतीयों को मान्य हो का जवाब देने के लिए 19 मई
1928 को बम्बई में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। इन्होंने मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उसे 1 जुलाई 28 तक अपना जो है संविधान पर मसौदा तैयार करके देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और इनकी कुछ सिफारिशें थी, जिनमें से पहला था कनाडा व दक्षिण अफ्रीका के समान भारत का भी डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए। दूसरा था पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त हो और उसके स्थान पर अल्पमत को आरक्षण दिया जाए। तीसरा था मताधिकार को बढ़ावा देना। चौथा इसमें था भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन होना और पांचवा था राष्ट्रीय संघीय शासन की व्यवस्था की जाए। दोस्तों इसमें छठवां हम देखें तो केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी चाहिए थी और भारतीयों को मौलिक अधिकार दिया जाना चाहिए था। ये नेहरू रिपोर्ट में डॉक्टर मोतीलाल नेहरू जी पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। उसके अलावा दोस्तों हम देखें तो इस रिपोर्ट के जो प्रावधान थे ना वो मतलब निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक थे, इसलिए इसे स्वतंत्र भारत के संविधान का मतलब पहला रूप माना जाता है। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस के जो युवा वर्ग थे उन्होंने इस रिपोर्ट का मतलब जो नेहरू जी थे उनकी रिपोर्ट का क्या मतलब एकदम से विरोध किया। कांग्रेस के युवा वर्ग में से मुख्यतः हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, ये डोमिनियन स्टेटस को मतलब अब नहीं चाहते थे कि अब डोमिनियन स्टेटस मिले। वे चाहते थे कि कांग्रेस का जो मुख्य लक्ष्य है वो अब पूर्ण स्वराज होना चाहिए। इसलिए सुभाष चंद्र बोस और जो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग को और मजबूत करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी की अध्यक्षता में एक युवा वर्ग मतलब क्या कहना चाहिए कि 1928 में एक ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। मतलब इन लोगों ने एक अलग ही पार्टी बनाई, लेकिन वो भी कांग्रेस के अंदर ही रहकर बनाई थी। वहीं हम दूसरी ओर मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग जो थी उनका यह कहना था कि जो अवशिष्ट अधिकार हैं वो मतलब नेहरू जी ने कहा था कि अवशिष्ट अधिकार जो है वो केंद्र के पास रहे, लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि अवशिष्ट अधिकार जो है वो प्रांतों के पास रहे। उसके अलावा मुस्लिम लीग ये भी चाहती थी कि विधानसभा का 1/3 स्थान मुस्लिमों के लिए संरक्षित हो, जबकि नेहरू जी चाहते थे कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें आरक्षण दिया जाए, ना कि पृथक निर्वाचन मंडल जो पहले मतलब मुस्लिमों को मिला था वैसा दिया जाए। तो इस तरह से मुस्लिम लीग ने भी नेहरू जी की जो रिपोर्ट थी उसको मानने से इनकार कर दिया और इस प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो था वो असफल रहा। और इसके अलावा वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन उन्होंने भी डोमिनियन स्टेटस देने से मना कर दिया था। इस रिपोर्ट के बाद हम देखें तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा जो है हमारा वो फहराया गया था। साथ ही 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर लाहौर में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। दोस्तों अगर लगता है कि मेरी वीडियोस किसी भी तरह से आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके।